कहानी की शुरुआत होती है योन सियुन से, जो एक बेहद होशियार लड़का है। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही फोकस है, पढ़ाई। यही वजह है कि उसकी कोई खास सोशल लाइफ नहीं है और न ही उसका कोई करीबी दोस्त। दूसरी तरफ है उसका क्लासमेट जॉन यंगबिन। वह खुद भी पढ़ाई में काफी अच्छा है, लेकिन सियुन का मुकाबला कभी नहीं कर पाता। हालांकि पढ़ाई के अलावा उसकी सोशल लाइफ काफी एक्टिव है। उसके बहुत सारे दोस्त हैं, पार्टीज हैं और हर दिन मस्ती मजाक चलता रहता है। इतना ही नहीं, एक समय पर वह स्कूल का बली भी रह चुका है। कमजोर स्टूडेंट्स को परेशान करना उसकी पुरानी आदत है। एक दिन उसकी नजर सियुन पर पड़ती है। उसे लगता है कि सियुन एक सीधा साधा लड़का है जिसे आसानी से डराया जा सकता है, लेकिन योन सियुन उन लोगों में से नहीं था जो किसी के सामने झुक जाए। वह सीधे यंगबिन की आंखों में देखकर कहता है, जरा संभल कर बात करना। ये बात यंगबिन के अहंकार पर सीधा वार करती है। वह गुस्से में सियुन पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी वहां बेसबॉल टीम की एंट्री हो जाती है। दरअसल वे लोग अन सूहो को ढूंढ रहे होते हैं। उनकी टीम का कैप्टन आरोप लगाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से सूहो उनके रिश्ते के बीच आ गया है, लेकिन सूहो बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में जवाब देता है, वो खुद मेरे पीछे पड़ी है। इतना सुनते ही कैप्टन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन सूहो सिर्फ बातों तक नहीं रुकता। अगले ही पल वह अकेले पूरी बेसबॉल टीम की जबरदस्त धुलाई कर देता है। उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर ऐसा लगता है जैसे वह किसी प्रोफेशनल फाइटर से कम नहीं हो। लड़ाई खत्म होने के बाद सूहो सियुन की नीचे गिरी हुई चीजें उठाकर उसे वापस देता है और उससे माफी भी मांगता है। इसके बाद पता चलता है कि सियुन के पिता एक बेहतरीन एथलीट थे, जबकि उसकी मां बेहद बुद्धिमान थी, लेकिन दोनों का काफी पहले डिवोर्स हो चुका है। अब सियुन अपने पिता के साथ रहता है और दिन रात सिर्फ इसलिए पढ़ाई करता है ताकि एक दिन उसकी मां को उस पर गर्व हो सके। अगले दिन योन सियुन हमेशा की तरह जल्दी स्कूल पहुंचता है। वहां वह देखता है कि सूहो क्लास में आराम से सो रहा है। उसी दिन पीई क्लास के दौरान यंगबिन चुपके से सियुन की यूनिफॉर्म उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। मजबूरी में सियुन को क्लास की ड्रेस पहनकर ही दौड़ना पड़ता है। यहीं से उसकी असली परेशानी शुरू होती है। यंगबिन और उसके दोस्त उसकी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी एक बार फिर सूहो बीच में आ जाता है और उन सबसे कहता है, तुम लोग खुद भी कोई एथलीट नहीं हो। सूहो की दमदार बॉडी और उसके एटीट्यूड के सामने किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। अब सियुन को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी यूनिफॉर्म इन्हीं लोगों ने गायब की थी, इसलिए वह सीधे उनके पास जाकर कहता है कि अब यह सब बंद कर दो। लेकिन यंगबिन का एक दोस्त उसका कॉलर पकड़कर उसे डराने की कोशिश करता है। फिर भी सियुन की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वह कभी अपनी नजरें नहीं झुकाता। खुशकिस्मती से उसी वक्त एक टीचर वहां आ जाते हैं और मामला वहीं शांत हो जाता है। कुछ समय बाद सियुन अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है कि तभी दरवाजे पर नॉक होती है। जब वह दरवाजा खोलता है तो सामने सूहो खड़ा होता है, जो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा होता है। वह गलती से सियुन के घर पहुंच गया था, लेकिन बिना किसी झिझक के अंदर आ जाता है और उससे एक गिलास पानी मांगता है। अगले दिन स्कूल में एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम बीएम सक होता है। वह एक बड़े नेता का बेटा है। पहले ही दिन यंगबिन और उसके दोस्त उस पर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जिस सीट पर ब्योम सियोक बैठा होता है वह योन सियुन की सीट होती है। जैसे ही साइयन क्लास में आता है, वह बिना घबराए सीधे कहता है, सीट खाली करो। यंगबिन तो पहले से ही मौका ढूंढ रहा था कि किसी तरह साइयन से लड़ाई हो जाए। वह उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक बार फिर सूहो बीच में बोल पड़ता है, चुप रहो, मुझे सोने दो। इतना सुनते ही सभी चुपचाप अपनी अपनी जगह पर लौट जाते हैं। उसी शाम यंगबिन अपने दोस्तों के साथ एक डिस्को में पार्टी कर रहा होता है। वहीं वह फैसला करता है कि अब सिर्फ सियुन का मजाक उड़ाना या उसे डराना काफी नहीं है। अब उसकी सबसे बड़ी ताकत पर हमला करना होगा, उसकी पढ़ाई पर। उनका नया प्लान होता है कि एग्जाम के दौरान योन सियुन को ड्रग्स देकर उसका पेपर खराब कर दिया जाए, ताकि उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाए। इसके लिए यंगबिन अपने कजन से ड्रग्स मंगवाता है और इस काम में बीओएम सियोक को भी शामिल कर लेता है। उसे धमकी दी जाती है कि अगर उसने उनकी मदद नहीं की तो उसके साथ भी वही होगा जो उसकी पिछली स्कूल में होता था। डर के मारे बीओएम सियोक एग्जाम के दौरान चुपके से सियुन के शरीर पर फेंटानिल पैच चिपका देता है। कुछ ही देर में सियुन को चक्कर आने लगते हैं। वह खुद को संभालने की पूरी कोशिश करता है, खुद को होश में रखने के लिए बार बार झटका भी देता है, लेकिन तब तक समय खत्म हो चुका होता है। जब एग्जाम खत्म होता है और वह अपनी आंसर शीट देखता है तो उसे सिर्फ एक गलती दिखाई देती है, बस एक गलती, लेकिन उसके लिए वही एक गलती काफी थी। ये देखकर वह अंदर तक हिल जाता है। गुस्से से भरा सियुन सीधे यंगबिन के पास पहुंचता है और पहली बार अपना शांत स्वभाव छोड़ देता है। वह यंगबिन की इतनी बुरी तरह पिटाई करता है कि उसके दोस्त भी बीच में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तभी सूहो वहां पहुंचता है और उसे रोकते हुए कहता है, बस कर, बहुत हो गया। लेकिन सियुन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वह कहता है, इसने अभी तक कुछ नहीं सीखा। इतना कहकर वह सूहो से भी भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सूहो पूरी क्लास का सबसे ताकतवर फाइटर था। वह बड़ी आसानी से सियुन को रोक लेता है। उसी समय एक टीचर वहां पहुंच जाती हैं और दोनों की लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। इस घटना का नतीजा यह निकलता है कि यंगबिन की नाक टूट जाती है।
अगले दिन उसकी माँ स्कूल पहुंचकर मांग करती है कि सियुन को तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाए, लेकिन सियुन बिल्कुल शांत आवाज में कहता है, मैम, आपका बेटा ड्रग्स लेकर स्कूल आया था। अब स्कूल से किसे निकाला जाना चाहिए, ये फैसला आप खुद कर लीजिए। इतना कहकर वह सारे सबूत उनके सामने रख देता है। सबूत देखते ही यंग बिन की मां पूरी तरह चुप हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर बात आगे बढ़ी तो मामला उसके बेटे के खिलाफ भी जा सकता है, इसलिए वह बिना कोई शिकायत किए वहां से चली जाती है। अगले दिन यंग बिन के दोस्त बदला लेने का फैसला करते हैं। वे स्कूल के बाद सियुन को फाइट के लिए चैलेंज देते हैं, लेकिन सियुन शांत होकर कहता है, इतना इंतजार क्यों, अगर लड़ना है तो अभी लड़ लो। इसके बाद वह सभी को बाथरूम में ले जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन इस बार उसका इरादा लड़ने का नहीं था। यह उसका एक माइंड गेम था। वह सिर्फ इतना डर पैदा करना चाहता था कि अगली बार कोई भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत न करे। उसकी यह चाल पूरी तरह काम कर जाती है और धीरे धीरे पूरी क्लास में उसकी पहचान एक ऐसे लड़के की बन जाती है जो भले ही शरीर से कमजोर हो, लेकिन दिमाग से हर किसी पर भारी पड़ता है। उधर हॉस्पिटल में भर्ती यंग बिन अपने कजन को फोन करता है। अब वह सियुन को सबक सिखाने के लिए उसे हायर करना चाहता है। दूसरी तरफ योन सियुन और सूहो की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगती है। पहले दोनों के बीच सिर्फ लड़ाई हुई थी, फिर बातें शुरू हुई और अब वे अपना ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे। देखते ही देखते पूरे स्कूल में यह खबर फैल जाती है कि दोनों अब बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। इसी बीच बीओएम सियोक भी सियुन के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन सियुन साफ शब्दों में कह देता है, मुझसे दोस्ती की एक्टिंग मत करो। उसी दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद यंग बिन अपने कुछ गुंडों के साथ पहले से ही सियुन का इंतजार कर रहा होता है। मौका मिलते ही वे लोग उसे जबरदस्ती उठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं ताकि उसकी बेरहमी से पिटाई कर सकें। ये सब भीमसक अपनी आंखों से देख लेता है। बिना एक पल गंवाए वह भागकर सूहो के पास पहुंचता है और उसे पूरी बात बताता है। शुरुआत में सूहो साफ मना कर देता है। वह कहता है कि उसे किसी भी तरह के पंगे में पड़ने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तभी बीओएम सियोक उसे पैसों का ऑफर देता है। आखिरकार सूहो मान जाता है और दोनों तुरंत सियुन की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। उधर सियुन पर हमला शुरू हो चुका होता है, लेकिन हमेशा की तरह वह घबराने के बजाय हालात का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह अपने दिमाग से एक स्ट्रैटेजी बनाता है और उसी के सहारे एक एक करके सभी गुंडों को चकमा देने लगता है। उसकी स्ट्रैटेजी काम भी करने लगती है, लेकिन तभी यंग बिन का कजन, जो सच में काफी ताकतवर था, दोबारा उठ खड़ा होता है और इस बार जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अब यंग बिन पूरी तरह अपना आपा खो चुका था। इस बार उसका निशाना सियुन के हाथ थे। वह चाहता था कि सियुन के हाथ हमेशा के लिए टूट जाएं, ताकि वह दोबारा कभी लिख भी न सके और न ही पढ़ाई कर सके। लेकिन ठीक उसी वक्त बिल्कुल किसी हीरो की तरह सूहो वहां पहुंच जाता है। पूरे गुस्से में वह उन गुंडों से कहता है, बस बहुत हो गया। लेकिन यंग बिन का कजन पीछे हटने वालों में से नहीं था। अब यह लड़ाई इज्जत की बन चुकी थी। इसके बाद शुरू होती है सूहो और यंग बिन के कजन के बीच जबरदस्त फाइट। दोनों ही ताकतवर फाइटर थे, लेकिन सूहो का लेवल बिल्कुल अलग था। इसी दौरान बाकी गुंडे मिलकर सी उनको पीट रहे होते हैं। तभी बीमॉक भी वहां पहुंच जाता है और सी उनकी मदद करने लगता है। जब यंग बिन का कजन देखता है कि अब सभी उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, तो वह हार मान लेता है और कहता है, फाइट खत्म। इसके बाद वह वहां से चला जाता है और यंग बिन को अकेला छोड़ देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद सियुन, जो अंदर से बेहद शांत और समझदार था, यंग बिन से कहता है, अब बहुत हो गया, ये सब यहीं खत्म करते हैं। इस घटना के बाद सियुन, सूहो और बीओएम सियोक तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर सूहो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लोगों की वजह से मैं अपनी जॉब के लिए लेट हो गया हूं, अब मेरी मदद भी तुम दोनों ही करोगे। इसके बाद तीनों एक छोटे से स्टोर में साथ मिलकर काम करते हैं। काम खत्म होने के बाद वे तीनों साथ बैठकर डिनर करते हैं। उसी दौरान बीओएम सियोक शर्मिंदा होकर सियुन से माफी मांगता है कि उसने एग्जाम के दौरान उसके साथ जो किया वह गलत था, लेकिन सियुन बिना कोई शिकायत किए उसे माफ कर देता है। इसके बाद एक बेहद भावुक पल आता है। सूहो अपने हाथों से सियुन को खाना खिलाता है और शायद पहली बार सियुन को एहसास होता है कि सच्ची दोस्ती कैसी होती है। लेकिन दूसरी तरफ कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला था। जिन गुंडों ने सियुन पर हमला किया था, वे खुद भी एक बड़े माफिया के चंगुल में फंसे हुए थे। उस गैंग का असली बॉस, जिसे सभी साइको के नाम से जानते थे, जानबूझकर अपने ही एक आदमी का हाथ तुड़वा देता है ताकि उसे बहाना मिल जाए और वह उसके बदले 15 लाख रुपए का हर्जाना मांग सके। अब सिएयन और उसके दोस्तों के लिए यह सिर्फ एक साधारण लड़ाई नहीं रह गई थी, यह एक खतरनाक ब्लैकमेल का खेल बन चुका था। अगली सुबह सियुन, सूहो और भीमसक तीनों थोड़ा रिलैक्स करने के लिए साथ मिलते हैं, लेकिन सियुन बिना पढ़ाई किए रह ही नहीं सकता, इसलिए वह घर जाने लगता है। तभी सूहो उसे रोककर कहता है, चल एक शर्त लगाते हैं, देखते हैं हम दोनों में कौन बेहतर है। आखिरकार शर्त में सूहो हार जाता है और सियुन खुशी खुशी घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात उस गुंडे की बहन से होती है जिसने पहले उस पर हमला किया था। वह सियुन को रोककर कहती है, चलो कुछ खा लेते हैं। बातों बातों में वह मुस्कुराकर कहती है,
मुझे तो वैसे भी रफ लड़के पसंद हैं। सियोन उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाता, लेकिन दोनों साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं। अगले दिन यंग बिन अपना सामान लेने स्कूल आता है। जाने से पहले वह सियोन से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसके साथ पार्किंग तक चले, क्योंकि उसे फेंटानिल वाले मामले के बारे में कुछ बताना है। सियोन उसकी बात मान जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यह सब पहले से रची गई एक चाल थी। जैसे ही दोनों पार्किंग में पहुंचते हैं, वहां पहले से वही गैंग बॉस बैठा उनका इंतजार कर रहा होता है। वह सीधे सियोन से कहता है, तुम लोगों ने यंग बिन को मारा है, अब उसका हर्जाना भरना पड़ेगा, पूरे 15 लाख रुपए। इसके बाद वह धमकी देते हुए कहता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो हालात बहुत बुरे हो जाएंगे, और अगर पैसे जुटाने के लिए कर्ज लिया तो उसे कभी चुका नहीं पाओगे, फिर जिंदगी भर हमारे लिए काम करना पड़ेगा। यही उस गैंग का असली तरीका था, लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर पूरी जिंदगी उनका इस्तेमाल करना। अगले कुछ दिनों तक गैंग के लोग लगातार सियोन और उसके दोस्तों का पीछा करते रहते हैं, जिससे सियोन काफी परेशान हो जाता है। इसी दौरान वह अपनी नई दोस्त से इस गैंग के बारे में बात करता है। वह लड़की उसे बताती है कि उस बॉस से दुश्मनी मोल लेना अपनी बर्बादी को बुलावा देने जैसा है। वह सियोन को सलाह देती है कि अपनी भलाई इसी में है कि पैसे देकर इस मामले को खत्म कर दो और उस पागल इंसान से जितना हो सके दूर रहो। दूसरी तरफ बीओएम सियोक, जो अब अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार था, अपने पिता की घड़ी चुरा लेता है और उसे बेचकर पूरे 15 लाख रुपए का इंतजाम कर लेता है। लेकिन सियोन की सोच बिल्कुल अलग थी। उसका मानना था कि अगर एक बार पैसे दे दिए तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए वह अपने दोस्तों से कहता है कि पैसे देने के बजाय उन्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए और इस पूरे गैंग का हमेशा के लिए खेल खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद सियोन बताता है कि उसने उस गैंग के सबूतों की लोकेशन पता कर ली है। सारे सबूत उस गैंग लीडर के घर में मौजूद हैं। अब बस किसी तरह पुलिस को वहां तक ले जाना था। इस मिशन की शुरुआत सूहो करने वाला था। प्लान के मुताबिक सूहो सबसे पहले उस क्रिमिनल के घर जाएगा और अपनी वेटिंग ऐप का आइडिया उसे बेचने की कोशिश करेगा, ताकि उसका भरोसा जीत सके। प्लान तुरंत शुरू हो जाता है। सूहो उस क्रिमिनल से कहता है कि उसे उसकी पूरी सिस्टम के बारे में पता है और वह उसके लिए एक बड़ा ऑफर लेकर आया है। वह कहता है कि वह पूरे स्कूल को एक जुए के अड्डे में बदल सकता है। यह आइडिया सुनकर वह क्रिमिनल इतना खुश हो जाता है कि सूहो को अपने गैंग में शामिल करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर साइयोन की दोस्त सही लोकेशन भेज देती है ताकि वह पुलिस को लेकर वहां पहुंच सके। लेकिन बेओम सेओक को यह पूरा प्लान बहुत खतरनाक लग रहा था। डर के मारे वह खुद ही 15 लाख रुपए लेकर सीधे उन गुंडों के पास पहुंच जाता है ताकि किसी तरह यह मामला यहीं खत्म हो जाए। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर सूहो जैसे ही उस गैंग के अड्डे पर पहुंचता है, गैंग लीडर को उसकी बातों पर शक होने लगता है। बिना कुछ कहे वह पीछे से सूहो पर हमला कर देता है। इसके बाद वह सूहो का फोन चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि सियोन पुलिस को लेकर यहां आने वाला है। यह सुनते ही वह अपने आदमियों को आदेश देता है, सारे सबूत जला दो और यहां से निकलने की तैयारी करो। उसी समय बीओएम सियोक भी 15 लाख रुपए लेकर वहां पहुंच जाता है। लेकिन अब उन पैसों की कोई कीमत नहीं रह गई थी। मामला अब सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि जान का बन चुका था। कुछ देर बाद सियोन पुलिस को लेकर वहां पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचने पर पूरी जगह खाली मिलती है। पुलिस को लगता है कि उन्हें बेवजह बुलाया गया है। वे नाराज होकर वहां से लौटने लगते हैं, लेकिन सियोन हार मानने वालों में से नहीं था। वह अकेले ही घर के अंदर चला जाता है, मगर तब तक वहां मौजूद सारे सबूत नष्ट किए जा चुके थे। तभी उसके फोन पर उसकी दोस्त का कॉल आता है। वह बताती है कि पूरा गैंग अब अपने असली बॉस के पास जा रहा है। साथ ही वह उसकी नई लोकेशन भी भेज देती है। वह सियोन को चेतावनी देते हुए कहती है, अगर इस बार समय पर पुलिस नहीं पहुंची तो हम सबकी जान जा सकती है। यह सुनते ही साइयोन तुरंत वहां से निकल पड़ता है। उधर यंग बिन का कजन उस क्रिमिनल बॉस के सामने खड़ा होता है। वह कहता है, अब बहुत हो गया, ये सब यहीं खत्म कर दो। लेकिन बॉस उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर देता है। तभी वहां मौजूद यंगी बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बॉस अब पूरी तरह पागल हो चुका था। वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि यंगी को भी खत्म कर दो। इतना ही नहीं, वह अपने सबसे छोटे आदमी से कहता है कि वह यंग बिन के कजन और यंग आई दोनों की हत्या कर दे, क्योंकि वह नाबालिग है और उसे ज्यादा सजा नहीं होगी। इसके बाद बॉस खुद भी यंग बिन के कजन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वह दोबारा खड़ा हो जाता है और बॉस को एक फाइनल फाइट का चैलेंज देता है। वह कहता है, अगर मैं जीत गया तो नया बॉस मैं बनूंगा। इसके बाद दोनों के बीच बेहद खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। लड़ाई पूरी तरह ब्रूटल थी। दोनों एक दूसरे पर जानलेवा हमले कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बॉस हारता हुआ दिखाई देता है, वह अचानक चाकू निकालकर यंग बिन के कजन पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। यह देखकर यंगी अपना आपा खो बैठती है। वह खुद चाकू उठाकर बॉस को धमकाने लगती है, लेकिन बॉस बहुत चालाक था। वह झटके से उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और जैसे ही उस पर हमला करने वाला होता है, तभी बाहर पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है। उसी वक्त वहां सियोन की एंट्री होती है।
वह जोर से कहता है, पुलिस आ गई है, अब भाग लो। इतना कहकर वह सुहो और बेमसियोक को आजाद कर देता है। लेकिन जैसे ही सभी वहां से निकलने लगते हैं, पता चलता है कि सियुन ने सबको धोखा दिया था। बाहर असली पुलिस नहीं थी, वह सिर्फ एक फेक अलार्म था ताकि सभी डर जाएं। ये बात सामने आते ही एक बार फिर वहां जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच यंग बिन का कजन अपने घायल साथियों को बचाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी इस बार सच में पुलिस वहां पहुंच जाती है। एक वार्निंग शॉट के साथ पूरा माहौल शांत हो जाता है। लेकिन वह पागल बॉस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह एक लड़के को ढाल बनाकर वहां से भाग निकलता है। साई वैयोन अच्छी तरह जानता था कि अगर आज ये गैंग लीडर बच गया तो वह भविष्य में फिर लौटकर बदला जरूर लेगा। इसीलिए वह अकेले ही उसका पीछा करने निकल पड़ता है। सियुन लगातार उस गैंग लीडर का पीछा करता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है। वह उससे भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गैंग लीडर ताकत में उससे कहीं ज्यादा भारी था। खुशकिस्मती से उसी वक्त सुहो भी वहां पहुंच जाता है। वह गैंग लीडर को समझाने की कोशिश करता है कि अब सब खत्म हो चुका है और बेहतर यही होगा कि वह खुद को पुलिस के हवाले कर दे। लेकिन वह मानने वालों में से नहीं था। अगले ही पल तीनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। सुहो बेहद ताकतवर था, लेकिन गैंग लीडर की फुर्ती और चालाकी भी किसी से कम नहीं थी। एक समय तो ऐसा आता है कि वह लगभग सुहो को खत्म ही कर देता है। लेकिन तभी सियुन एक बार फिर उठ खड़ा होता है। इसके बाद सियुन और सुहो मिलकर गैंग लीडर को पूरी तरह काबू में कर लेते हैं। दूसरी तरफ यंग बिन का कजिन खुद को पुलिस के हवाले कर देता है ताकि उसके बाकी साथी वहां से सुरक्षित निकल सकें। रात होते होते पुलिस के पास पूरे गैंग के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक करके सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद सियुन, सुहो और बेओमसेओक भी पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना बयान देते हैं। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात होती है। पुलिस बिना उनके गार्डियंस को बुलाए ही तीनों को जाने देती है। बस एक शर्त रखी जाती है कि इस पूरे मामले के बारे में वे किसी से भी कुछ नहीं बताएंगे। दरअसल यह सब बेओमसेओक के पिता की वजह से हुआ था, जो एक बहुत बड़े कांग्रेस लीडर थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक छवि बचाने के लिए पूरे मामले को दबा दिया। कुछ समय बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। बेओमसेओक उस क्रिमिनल से मिलने जाता है। वहीं उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि उसके पिता ने उसे बदला लेने का आदेश दिया है। लेकिन जब सेक्रेटरी उसे सिखाने लगता है कि किसी को कैसे मारना है, तब बेओमसेओक यह सब कर ही नहीं पाता। घबराकर वह वहां से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सियुन और उसकी दोस्त सुहो से मिलने पहुंचते हैं। सुहो बताता है कि अब वह पहले से काफी बेहतर है और अगले दिन उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। इसी दौरान वह लड़की मजाक करते हुए कहती है कि अब वह सियुन को डेट कर रही है, इसलिए सुहो उसे घूरना बंद करे। लेकिन सुहो तुरंत साफ कर देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब सियन अपने घर पहुंचता है तो वहां कोई नहीं होता, इसलिए वह वापस हॉस्पिटल लौट जाता है और अपने दोस्तों के लिए खाना लेकर पहुंचता है। उसे देखकर सुहो मुस्कुराते हुए कहता है, तू मुझे डरा रहा है, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। यह सुनकर सियुन सिर्फ हल्की सी मुस्कान दे देता है। लेकिन दूसरी तरफ बेओमसेओक की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उसे बेरहमी से पीटा जा रहा था। दरअसल जिस कांग्रेस लीडर को वह अपना पिता समझता था, वो उसका असली पिता था ही नहीं। उसने सिर्फ अपनी राजनीतिक छवि के लिए बेओमसेओक को गोद लिया था। अब वही इंसान उसके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार कर रहा था। अगले दिन स्कूल में अचानक बेओमसेओक की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। अब पूरे स्कूल को पता चल चुका था कि जिन क्रिमिनल्स को पकड़ा गया उसमें बेओमसेओक का भी हाथ था। लेकिन जब उसके दोस्त उसे यंगई के बारे में बताते हैं तो उसे लगने लगता है कि वह धीरे धीरे उसकी जगह ले रही है। इसके बाद वह सुहो का इंस्टाग्राम चेक करता है। वहां भी यंगी को देखकर उसके मन में जलन पैदा होने लगती है। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि सुहो का बर्थडे आने वाला है और यंगे उसके लिए पार्टी प्लान कर रही है। लेकिन बेओमसेओक साफ कह देता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उसके मन में यह गलतफहमी और गहरी होती जाती है कि यंगे उसके दोस्तों को उससे दूर कर रही है। एक दिन सभी लोग कराओके जाने का प्लान बनाते हैं। वहां बेओमसेओक जरूरत से ज्यादा कोशिश करता है कि सबका ध्यान उसी पर रहे, लेकिन उसका हर प्रयास उल्टा पड़ जाता है। उसी दौरान उसकी मुलाकात उसके पुराने क्लासमेट्स से होती है, जो कभी उसे बुरी तरह बली किया करते थे। उन्हें देखते ही बेओमसेओक डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। जब वह वापस अपने दोस्तों के पास पहुंचता है तो गुस्से में यंगी पर भड़क उठता है। उसे लगता है कि उसी ने जानबूझकर उन बदमाशों को उसका पता बताया है। गुस्से में वह यंगी पर हाथ उठाने तक के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सियुन, सुहो और बाकी दोस्त यंगी का साथ देते हैं। यह देखकर बेओमसेओक का गुस्सा और बढ़ जाता है और तभी उसके पुराने गुंडे एक बार फिर वहां पहुंच जाते हैं। इस बार वे गुंडे बेओमसेओक को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन सियुन उनके सामने डटकर खड़ा हो जाता है और कहता है, दफा हो जाओ यहां से, इसे अकेला छोड़ दो। अगले दिन बेओमसेओक का गुस्सा 7वें आसमान पर था।
वह इतना चिढ़ा हुआ था कि उसे बस किसी न किसी पर अपना गुस्सा निकालना था। लेकिन क्लास के बाकी लड़के उससे डरते नहीं थे, क्योंकि सभी जानते थे कि असली ताकतवर सुहो है। फिर भी भीम सियोक लगातार सबको धमकियां देता रहता है। तभी सुहो वहां आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन बात संभलने के बजाय और बिगड़ जाती है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसके बाद लगातार 2 दिन तक बीओएम सियोक स्कूल नहीं आता। ये देखकर उसके दोस्तों को उसकी चिंता होने लगती है। आखिरकार सियोन, सुहो और बाकी दोस्त उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। अपने दोस्तों को सामने देखकर बीओएम सियोक हैरान रह जाता है। हालांकि अंदर ही अंदर वह खुश भी होता है कि वे लोग उसे देखने आए हैं। जब उससे पूछा जाता है कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, तो बीओएम सियोक पूरी तरह टूट जाता है। वह बताता है कि उसकी पिछली स्कूल में उसे बहुत बुरी तरह बली किया जाता था, लेकिन वह कभी किसी का सामना नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पिता ने साफ कह दिया था कि वह किसी भी तरह का तमाशा नहीं करेगा। ये सब सुनने के बाद सुहो उससे कहता है, उन्हें कॉल करो, मैं खुद उनसे तुम्हारे लिए माफी मंगवाऊंगा। इसके बाद सभी लोग एक कराओके में मिलते हैं। शुरुआत में वे पुराने बली माफी मांगने से साफ इनकार कर देते हैं। उल्टा वे फिर से बीओएम सियोक को धमकाने लगते हैं, लेकिन तभी सुहो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें मजबूर कर देता है कि वे बीओएम सियोक से माफी मांगे। लेकिन बीओएम सियोक को सिर्फ माफी नहीं चाहिए थी, उसे बदला चाहिए था। वह चाहता था कि वह खुद उन लोगों को मारे, लेकिन सियोन और बाकी दोस्त उसे समझाते हैं कि अब बात हद से आगे बढ़ रही है। उस वक्त बीएम सक पूरी तरह अपना आपा खो चुका था। सुहो उसे पकड़कर कमरे के बाहर ले जाता है। बाहर दोनों के बीच जोरदार बहस होती है। गुस्से में बीम सियोक कहता है, हम कभी दोस्त थे ही नहीं। इसके बाद वह सुहो को पैसे ऑफर करता है ताकि वह उन बुली की पिटाई कर दे। ये सुनते ही सुहो का गुस्सा फूट पड़ता है और वह बीम सियोक पर हमला कर देता है। हालात बिगड़ते देख सियोन को बीच बचाव करना पड़ता है। इसके बाद भीम सियोक अकेले वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद उसकी पुरानी स्कूल के वही बली उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ थी। रास्ते में उसे अपनी नई क्लास के कुछ स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। इस बार वे उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसके साथ खड़े हो जाते हैं। वे सभी मिलकर उन बली को सबक सिखाते हैं। इसके बाद वे बीओएम सियोक को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और साथ में पार्टी करने के लिए एक डिस्को चले जाते हैं। वहां बीओएम सियोक सभी के लिए ड्रिंक्स खरीदता है। यही वजह थी कि धीरे धीरे वे सभी उसका ज्यादा सम्मान करने लगते हैं। इसके बाद सभी एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने लगते हैं। ये देखकर बीओएम सियोक को पहली बार महसूस होता है कि शायद यही उसके असली दोस्त हैं। अगले दिन वह नशे की हालत में क्लास में पहुंचता है। जब सियोन उससे पूछता है कि क्या हुआ है, तो वह उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और अपने नए दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। बाद में सायेयन और सुहो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीओएम सियोक उनसे कहता है, तुम लोगों ने मुझे कभी अपना दोस्त माना ही नहीं, इसलिए अब मैं भी तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता। इतना कहकर वह एक और पार्टी में चला जाता है। वहीं उसकी मुलाकात यंग बिन से होती है। यंग बिन उससे कहता है, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं क्योंकि अब हमारा दुश्मन एक ही है। दूसरी तरफ सियोन जैसे ही स्कूल से बाहर निकलता है, उसका भाई उसे रोक लेता है और अपने साथ काम पर चलने के लिए कहता है ताकि दोनों कुछ वक्त साथ बिता सकें। इसी दौरान सियोन को बीएम सक की चिंता होने लगती है। उसे लगता है कि उसके नए दोस्त सिर्फ उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन सुहो उससे कहता है, असल में वो लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि बीओएम सियोक खुद उनका इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसे पॉपुलर होने का एहसास हो सके। अगले दिन बीओएम सियोक अपनी सीट भी बदल लेता है। ये देखकर सियोन उसके नए दोस्तों के पास जाता है और उन्हें साफ चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने बीमसक का फायदा उठाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन सुहो उसे रोकते हुए कहता है, तू किसी ऐसे इंसान की मदद नहीं कर सकता जो खुद मदद नहीं चाहता। उसी दिन दोपहर में कैफेटेरिया में कुछ नए बदमाश लाइन तोड़कर आगे आने की कोशिश करते हैं। तभी सुहो उन्हें रोकते हुए कहता है कि सभी लाइन में खड़े होंगे। उसकी बात लगभग सभी मान लेते हैं सिवाय बीओएम सियोक के। अब उसे लगने लगा था कि वह सबसे ऊपर है और उसे किसी की बात मानने की जरूरत नहीं। आखिरकार सुहो के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और वह बीओएम सियोक को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। यह थप्पड़ बीओएम सियोक के अहंकार पर सीधा वार था। वह उसी समय बदला लेने का फैसला कर लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अच्छी तरह जानता था कि वह अकेले सुहो का सामना कभी नहीं कर सकता। यही वजह थी कि बीओएम सियोक और उसके नए दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वे यंग बिन के एक दोस्त को हायर करते हैं जो बहुत जल्द एक प्रोफेशनल फाइटर बनने वाला था। उसे पूरे 1 मिलियन वॉन का ऑफर दिया जाता है सिर्फ सुहो को सबक सिखाने के लिए। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, उस प्रोफेशनल फाइटर को सुहो पहले ही हरा चुका था। इसलिए इस बार जीत पक्की करने के लिए बीओएम सियोक और उसके दोस्तों ने एक बेहद घटिया चाल चली। उन्होंने चुपके से सुहो की बाइक के ब्रेक काट दिए ताकि एक्सीडेंट में घायल होने के बाद वह ठीक से फाइट ही न कर सके। सुहो को अंदर ही अंदर अंदाजा हो जाता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन वह सियोन को बेवजह परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए वह ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार सुहो का बर्थडे आ जाता है। लेकिन यही वह दिन था जिस दिन बीम सियोक और उसके दोस्त सुहो पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। सबसे पहले बीओएम सियोक सुहो को कॉल करता है, लेकिन सुहो पहले ही उसका नंबर ब्लॉक कर चुका होता है।
इसके बाद बीओएम सियोक यंगी को कॉल करता है। वह उससे कहता है कि अब वह फिर से सबके साथ अपने रिश्ते ठीक करना चाहता है और सुहो को बर्थडे गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे यंगी की मदद चाहिए। यंगी, जो हमेशा चाहती थी कि सभी दोस्त फिर से एक हो जाएं, उसकी बातों में आ जाती है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। थोड़ी देर बाद सुहो के फोन पर एक मैसेज भेजा जाता है, लेकिन वह मैसेज सबसे पहले सियोन के हाथ लग जाता है। पूरा मैसेज पढ़ने के बाद सियोन बिना कुछ बताए उसे डिलीट कर देता है। इसके बाद वह सुहो से कहता है, तू आराम से खाना खा, मैं थोड़ा सा काम निपटा कर आता हूं। ये कहकर सियोन अकेला ही उस जगह के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचते ही सबसे पहले वह पूरे एरिया का ध्यान से एनालिसिस करता है। इसके बाद वह अपने दिमाग में एक स्ट्रेटजी तैयार करता है ताकि जरूरत पड़ने पर वहां से सुरक्षित निकल सके। सारी तैयारी पूरी करने के बाद सियोन खुद उन गुंडों के सामने पहुंच जाता है। उन्हें उम्मीद थी कि वहां सुहो आएगा, लेकिन सियोन को देखकर बीएम सक कुछ पल के लिए घबरा जाता है और उससे वापस लौट जाने के लिए कहता है, लेकिन यंग बिन अब किसी भी हालत में सियोन को छोड़ने वाला नहीं था। इसके बाद सियोन वहां से दौड़ना शुरू कर देता है। उसने पहले से जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसी की मदद से वह काफी देर तक गुंडों को अपने पीछे दौड़ाता रहता है और एक एक करके कई लोगों से बच निकलता है, लेकिन आखिरकार गुंडों की संख्या बहुत ज्यादा थी। फिर भी साई यून अपने दिमाग और हिम्मत के दम पर कई गुंडों को हरा देता है। तभी वहां उस प्रोफेशनल फाइटर की एंट्री होती है। उसे देखते ही बाकी सभी गुंडे उसके पीछे हट जाते हैं। वह सच में बेहद ताकतवर था। आते ही वह बड़ी आसानी से सियोन को जमीन पर गिरा देता है। जब यंग बिन आगे बढ़कर सियोन को मारने की कोशिश करता है, तब बीमसक उसे रोकते हुए कहता है कि सियोन का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका नया दोस्त उल्टा उसी से कहता है, अब तुझे एक साइड चुननी होगी। ये सुनकर भीम सियोक चुपचाप खड़ा रह जाता है और अपने सामने सियोन को बेरहमी से पिटते हुए देखता रहता है। इसी दौरान यंग आई ने पुलिस को कॉल कर दिया होता है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, सभी गुंडे वहां से भाग निकलते हैं। जब सीईओ को होश आता है, तब वह बुरी तरह घायल हो चुका होता है। उधर यंग ही पूरी सच्चाई पुलिस को बताने वाली होती है, लेकिन सीयून उसे रोक देता है। वह उससे कहता है कि वह इस बारे में किसी से कुछ ना कहे। इसके बाद सीएन खुद बियोम सियोक को कॉल करता है और कहता है, मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, लेकिन यह सब यहीं खत्म होना चाहिए। अगले दिन सीयून के पिता उसके शरीर पर लगी चोटें देखकर पूछते हैं कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन सीयून उनसे झूठ बोल देता है। वह कहता है कि वह सीढ़ियों से गिर गया था। अपने बेटे की हालत देखकर उसके पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब वे उसका ट्रांसफर किसी दूसरी स्कूल में करवा देंगे। दूसरी तरफ सुहो लगातार परेशान हो रहा था। स्कूल का सबसे होशियार लड़का सियुन लगातार 2 दिनों से स्कूल नहीं आया था। उसे चिंता होने लगती है। वह सीधे सियुन के घर पहुंचता है, लेकिन वहां कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। अब उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। अगले दिन सुहो बीमसक के नए दोस्तों के पास जाता है और उनसे अपनी बाइक की रिपेयर का पूरा खर्च मांगता है। डर के मारे वे सभी उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन इसके बाद सुहो एक एक करके उन सबकी पिटाई करता है ताकि वे सच बोल दें। आखिरकार वे पूरा सच उगल देते हैं। सच्चाई पता चलते ही सुहो सीधे यंगी के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि सियुन किस हॉस्पिटल में है। यंगी बताती है कि सियुन को पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। साथ ही वह सुहो को चेतावनी भी देती है। वह कहती है कि कोई भी बेवकूफी मत करना, क्योंकि सियुन ने यह सब सिर्फ इसलिए सहा ताकि किसी और नई लड़ाई की शुरुआत ना हो। इसके बाद सुहो सीधे सियुन के घर पहुंचता है। सियुन ऐसे बर्ताव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन सुहो वहां सिर्फ अपने दोस्त से मिलने नहीं आया था, वह उससे अलविदा कहने आया था, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि उसी रात वह उन गुंडों से अकेले लड़ने जाएगा। उधर बीओएम सियोक से उसकी मुलाकात होती है। सुहो उससे कहता है, मैं तुझे वही दूंगा जो तू हमेशा से चाहता था। यह सुनते ही बीओएम सियोक तुरंत उस प्रोफेशनल फाइटर को कॉल करता है और कहता है, टाइम आ गया है सुहो को खत्म करने का। उसी वक्त यंगी का कॉल सियोन के पास आता है। वह घबराई हुई आवाज में बताती है कि सुहो को सब कुछ पता चल चुका है। वह ना तो अपनी जॉब पर गया है और ना ही किसी का फोन उठा रहा है। ये सुनते ही सियोन बिना एक पल गवाए अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर सुहो और बियोम सियोक आमने सामने खड़े होते हैं। सुहो सबसे पहले उससे माफी मांगता है। वह कहता है कि उसका इरादा कभी भी अपनी बातों से बियोम सियोक का दिल दुखाने का नहीं था। साथ ही वह उससे यह भी कहता है कि उसे सियोन से भी माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन बियोम सियोक का जवाब बिल्कुल वही होता है जो कभी उसकी पुरानी स्कूल के बुली उसे कहा करते थे, और वह बियोम सियोक को जोरदार पंच मार देता है। तभी बियोम सियोक का हायर किया हुआ प्रोफेशनल फाइटर बीच में आ जाता है और कहता है, अब फाइट मुझसे होगी। इसके बाद दोनों आमने सामने आ जाते हैं और फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही बेहद ताकतवर फाइटर थे, लेकिन बियोम सियोक का आदमी लगभग प्रोफेशनल लेवल तक पहुंच चुका था, जबकि सुहो पहले से ही घायल था। इसके बावजूद सुहो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और आखिरकार उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन जैसे ही वह फाइनल ब्लो मारने वाला होता है, पीछे से एक गुंडा आकर उसे जोरदार लात मार देता है। इस हमले से सुहो बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी बियोम सियोक खुद रिंग में चढ़ जाता है और बेरहमी से सुहो के सिर पर वार करता है। इसके बाद बाकी गुंडे भी रिंग में चढ़ जाता है
और सभी मिलकर सूहो को बुरी तरह पीटने लगते हैं। वे उसे इतनी बेरहमी से मारते हैं कि उसकी सांसें तक रुक जाती हैं। तभी ब्योम सियोक का सेक्रेटरी वहां पहुंचता है और सबको रोक देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूहो की सांसें थम चुकी थी। ये देखकर ब्योम सियोक पूरी तरह टूट जाता है। वह वहीं बैठकर एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है। वह तुरंत एम्बुलेंस बुलाना चाहता था, लेकिन उसका सेक्रेटरी उसे जबरदस्ती वहां से लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद वे दोनों दोबारा वापस लौटते हैं। अब उनका मकसद था कि कोई भी गवाह जिंदा न बचे। वे उन दोनों गुंडों से कहते हैं कि अब इस पूरे मामले की जिम्मेदारी उन्हें ही लेनी होगी। उसी रात ब्योम सियोक के पिता उससे कहते हैं, देश छोड़ने की तैयारी कर और तब तक घर से बाहर मत निकलना। अगली सुबह सियोन हमेशा की तरह जल्दी स्कूल पहुंचता है, लेकिन आज उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। सूहो कहीं दिखाई नहीं देता। उसी दिन फाइनल एग्जाम्स भी थे, लेकिन सूहो की चिंता में सियोन का पूरा पेपर खराब हो जाता है। कुछ ही देर बाद उसे वह सच्चाई पता चलती है, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूहो कमा में था। ब्योम सियोक के सेक्रेटरी ने उसके पूरे मेडिकल एक्सपेंसेस उठाने का ऑफर दिया था, लेकिन बदले में सूहो की दादी से कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लिए गए ताकि वे लोग कानून से बच सकें। अपने सबसे अच्छे दोस्त को उस हालत में देखकर सियोन खुद को इसका जिम्मेदार मानने लगता है। पूरा दिन वह हॉस्पिटल में सूहो के पास बैठा रहता है। शाम को यंग यू उसे समझाती है कि अब उसे घर जाकर बाकी एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन अब सियोन के लिए पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं बची थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। अगले दिन सियोन सीधे यंगी बिन के स्कूल पहुंचता है और बिना कुछ कहे उस पर हमला कर देता है। उसकी जमकर पिटाई करने के बाद वह यंगी बिन से पूछता है, बताओ वो प्रोफेशनल फाइटर कहाँ है जिसने सूहो को इस हालत में पहुंचाया। वैसे भी यंगी अंदर से बेहद डरपोक था। मार पड़ते ही वो सब कुछ उगल देता है। इतना ही नहीं, वो सियोन को वो वीडियो भी दिखा देता है जिसमें सूहो की बेरहमी से पिटाई की गई थी। उसी समय यंगी ब्योम सियोक के घर पहुंचती है और गुस्से में उससे कहती है, तू डरपोक है, कायर है। लेकिन ब्योम सियोक अपनी गलती मानने के बजाय सारा दोष उसी पर डाल देता है। वह कहता है, अगर तू हमारे बीच नहीं आती तो यह सब कभी नहीं होता। दूसरी तरफ सियोन सीधे उस जिम पहुंच जाता है जहां वह प्रोफेशनल फाइटर प्रैक्टिस करता था। वह चुपचाप पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उस फाइटर के रिफ्लेक्सेस इतने तेज थे कि वो आसानी से उसका हमला रोक देता है। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, तू मेरे लिए बहुत कमजोर है, घर जा, स्कूल की घंटी तुझसे पहले बज जाएगी। लेकिन इस बार सियोन कुछ और ही सोच कर आया था। उसे अपने दोस्त का बदला लेना था। वह वही फाइटिंग स्टाइल अपनाता है जो उसके भाई ने उसे सिखाई थी। शुरुआत में प्रोफेशनल फाइटर उस पर भारी पड़ता है, लेकिन सियोन की सबसे बड़ी ताकत उसकी ताकत नहीं बल्कि उसका दिमाग था। फाइट के दौरान वह हर बार कोई न कोई नया तरीका निकाल लेता है। आखिरकार वह प्रोफेशनल फाइटर को जमीन पर गिरा देता है। अब वही फाइटर उससे रहम की भीख मांगने लगता है, लेकिन सियोन को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। उसे सिर्फ अपने दोस्त का बदला चाहिए था। वो उसका टखना तोड़ देता है। उसके साथ सिर्फ उसकी हड्डी ही नहीं टूटती, बल्कि उसका प्रोफेशनल करियर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उधर स्कूल में ब्योम सियोक का पिता खुद पहुंचा होता है ताकि ये पता लगा सके कि कहीं किसी ने इस मामले के बारे में कुछ बताया तो नहीं, लेकिन वहां मौजूद टीचर्स पहले से ही उसके इशारों पर काम कर रहे थे। तभी अचानक फाइनल एग्जाम के बीच सियोन हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर लेकर क्लास में घुस जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। अंदर आते ही वह एक एक करके सभी गुंडों की पिटाई शुरू कर देता है। इसके बाद वह सीधे ब्योम सियोक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। इस बार ब्योम सियोक बिना किसी बहाने के अपनी गलती मान लेता है। वह कहता है, हाँ, ये सब मेरी ही गलती है, अगर मन करे तो मुझे मार दे। लेकिन सियोन उस पर हाथ नहीं उठाता, क्योंकि वो जानता था कि अपराध बोध से बड़ी कोई सजा नहीं होती। इसी बीच जब टीचर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो सियोन अपनी नंगी मुट्ठी से कांच तोड़ देता है और गुस्से में कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। अब सियोन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। इसके बाद वह सीधे हॉस्पिटल जाता है और सूहो के पास बैठते बैठते वहीं सो जाता है। सपने में सूहो उससे कहता है, तू सच में पागल हो गया है। यह सुनकर सियोन रोते हुए उससे माफी मांगता है, लेकिन सूहो सिर्फ मुस्कुराकर कहता है, ये तेरी गलती नहीं है। कुछ समय बाद ब्योम सियोक को देश से बाहर भेज दिया जाता है, क्योंकि अब उसका पिता भी उसे अपने पास नहीं रखना चाहता था। उधर यंगी को भी अपने किए पर गहरा पछतावा होता है, इसलिए वह भी सबकी जिंदगी से दूर चली जाती है। इसके बाद ब्योम सियोक का पिता पूरी कोशिश करता है कि इस पूरे मामले का दोष सियोन पर डालकर उसे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाए, लेकिन सियोन के पास वह वीडियो मौजूद था जिसमें पूरी घटना रिकॉर्ड थी। मजबूर होकर ब्योम सियोक के पिता को पीछे हटना पड़ता है। इसके बाद सियोन का ट्रांसफर एक नई स्कूल में कर दिया जाता है। एक नया शहर, एक नई शुरुआत। लेकिन जिस स्कूल में उसका एडमिशन होता है, यूनजंग हाई स्कूल, वह किसी आम स्कूल से ज्यादा एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब जैसी लगती है। पहले ही दिन वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण था, लेकिन अब सियोन पीछे हटने वालों में से नहीं था। तभी एक स्टूडेंट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सियोन बिना डरे उसकी तरफ देखते हुए कहता है, फाइट करनी है तो आ जाओ। और इसी के साथ इस कहानी का पहला सीजन यही खत्म होता है। सीजन 2 की कहानी यहीं से शुरू होगी। याद रखिए, ये तो सिर्फ सीजन 1 था। सीजन 2 में सियोन की जिंदगी एक बार फिर बदलने वाली है।
नई स्कूल, नए दुश्मन और पहले से भी ज्यादा खतरनाक लड़ाइयां उसका इंतजार कर रही हैं। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप सीजन 2 का रिकैप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार मूवी रिकैप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।